स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि वैसे तुमको याद तो है ना, तुम्ही ने हमको एक बात बताई थी कि धरती पर ऐसा कोई भी वेजल नहीं है जो कि पूरी तरीके से उसकी पावर को कंटेन कर सके। और अब तुम ऐसी बात बोल रहे हो, और क्या यही एग्जैक्टली कारण नहीं है जिसकी वजह से ड्रैगन किंग धरती की सतह पर नहीं रह सकता? मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट से कहता है कि नहीं नहीं, मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा, मैंने देखा वही था वो तो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट से भी ज्यादा खतरनाक था, उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था वो तो मेरे को। पर कोई बात नहीं, उसको तो मैं देख लूंगा। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? तभी जो टार्निक मोनार्च होता है वो उससे कहता है कि उसके खिलाफ युद्ध करना, तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम सुसाइड करना चाह रहे हो? वो इस समय बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और वैसे मैं तुमको बता दूं कि जिससे तुम फाइट करना चाह रहे हो ना, जो हमारा ओपोनेंट है, वो 9 मोनार्च में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। और वैसे तुम मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन और ड्रैगन किंग का इंतजार क्यों नहीं करते हो? जब वो लोग वापस आ जाएंगे तो तुम्हें जो करना है वो कर लेना। जिसपे मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट से कहता है कि इस समय सब कुछ हमारे हाथ में ही है और हम ही लोग मोनार्च हैं। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी तो क्या हमको ड्रैगन किंग का इंतजार करना चाहिए? और हम लोग के पास सिर्फ एक ही चांस है जब हम शैडो ऑफ मोनार्च को हरा सकते हैं, और वो अभी है जब वो अपने इंसानी फॉर्म में है। क्योंकि अगर वो अपने असली रूप में आ गया तो नामुमकिन हो जाएगा उसको हरा पाना। प्लीज मेरी हेल्प करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, मैं उसको वापस भेज दूंगा नथिंगनेस में जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और तभी द मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी यानी कि टार्नेक मोनार्च उससे कहता है कि मेरे को इन सब चीजों से बाहर ही समझो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला हूँ। और फिर इसी के साथ साथ द मोनार्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन वो भी मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे को व्हाइट फ्लेम की तरह नहीं बनना है। तभी द मोनार्च ऑफ फैंग्स राकान उन लोगों से कहता है कि भीगी बिल्ली, तुम सभी भीगी बिल्ली हो, डरपोक कहीं के। तभी मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या तुमको नहीं पता कि मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम के साथ क्या हुआ था जब वो हार गया, और मेरे को शैडो मोनार्च के हाथों से नहीं पकड़े जाना है और फिर उसके बाद इंटरनल सलमर को भी झेलो। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मेरे को इन सबसे दूरी समझो तुम। तभी राकान उससे कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि उसकी इतनी औकात है, जबकि वो अपने अभी ओरिजिनल फॉर्म में भी नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि वो हमको अपना गुलाम बना पाएगा। कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मोनार्च ऑफ शैडो और एडमिनिस्ट्रेटर इस समय एक साथ काम कर रहे हैं, ये तो खतरे से खाली नहीं है, और मैं उसकी दुनिया में एक खिलौना बन के नहीं रहना चाहता हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पे जो 2 मोनार्च होते हैं वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तभी राकान मोनार्च ऑफ फ्रेश से पूछता है कि वैसे क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि वो अभी भी अपने ह्यूमन फॉर्म में ही है? मोनार्च ऑफ फ्रेश उसको बताता है उसने मेरे ऊपर डैगर से अटैक किया था और उसने अपने डैगर के ऊपर जहर लगा रखा था। और तुमको क्या लगता है अगर शैडो मोनार्च होता तो क्या वो ऐसा ही करता? तभी जो क्यूरेशा मोनार्च होती है वो कहती है पॉइजन। वैसे अगर शैडो मोनार्च अपनी इंसानी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी छोटी मोटी हरकतें करता। जिसपे मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट से कहता है क्या तुम मेरे को ज्वाइन करने वाली हो? जिसपे वो कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राकान भी कहता है हाँ बिल्कुल, हम लोग एक साथ मिलकर शैडो मोनार्च को मारेंगे। इस तरफ हम लोग सिटी में देखते हैं जहाँ पे अभी भी बारिश हो रही होती है लगातार। लोग यहाँ पर आपस में रास्ते में चलते समय कुछ बातें कर रहे होते हैं कि प्लीज एक बार दोबारा से सोचो, आखिरकार हम लोगों की जिंदगी कौन बचाएगा अगर एक और एस क्लास का गेट ओपन हुआ इस दुनिया में तो? और अगर तुम 100,000 गुना भी पैसे दो उसके बावजूद भी तुम अपनी जिंदगी बचा नहीं पाओगे सिचुएशन में। और जब हंटर सांग जिनवू एंट मॉन्स्टर से जेजू आइलैंड पे लड़ रहा था ना, तो ये बात मेरे को चेयरमैन ने कही थी जो कि मेरे साथ इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे। और अब उनकी जो विशेष है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो गई है और वो आराम से मरे। लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वो कुछ इस तरीके से मरेंगे। इसके बाद हम लोग जिनवू देखते हैं जो कि असल में यहाँ की जो सबसे टॉप वाली बिल्डिंग होती है उसके टॉप फ्लोर पे होता है। और ये सारी बातें जो लोग कर रहे होते हैं ये जिनवू सुन रहा होता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं उसकी मैजिकल पावर को सेंस नहीं कर पाया, तो मेरे को लगता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग जिनवू का स्टेटस देखते हैं जो की बहुत ही ज्यादा अलग हो चुका है। तो मैं आप लोगों को स्टेटस रोककर दिखा देता हूँ अच्छे से। तो जिनवू इस समय पर लेवल 133 पर है, जो कि इस समय पर मोनार्च ऑफ शैडो है। जिनवू के पास टाइटल भी है डेमोन हंटर और 2 अदर टाइटल। साथ में जिनवू की HP MP सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल का हो चुका है। जिनवू के साथ में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंटेलिजेंस वो सब कुछ एकदम बेस्ट है। और बेस्ट हो भी क्यों ना यार, इतना ज्यादा मेहनत की इस बंदे ने, तो फिर तो होगा इतना नेक्स्ट लेवल का चीजें। तो इसके बाद जिनवू फिर से उसी मोनार्च की बात को याद करता है जैसे कि उसने कहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा। आखिरकार तुम मेरे को रोक क्यों रहे हो? आज मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है। और वैसे उसने कहा था कि उसके अंदर शैडो नहीं है, वो अपने इस समय ओरिजिनल फॉर्म में है। और जैसा कि मोनार्च ऑफ जाइंट रिमिट से कहा था कि मोनार्च और रूलर्स जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं तो हम उनको अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो शैडो सोल्जर नहीं बन सकते। और अगर इस बात को आगे देखा जाए तो अगर किसी मोनार्च के पास शैडो ही नहीं है तो उसको ट्रैक कर पाना भी
मुश्किल है। और वैसे भी इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं एक हंटर हूँ। मेरे को शिकार तो करना ही होगा, मेरे को अपना शिकार छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम लोग हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े जो भी मेंबर्स होते हैं हंटर एसोसिएशन के। तो लगभग एक हफ्ता बीत चुका है, जैसे चेयरमैन की जो पोजीशन है वो अभी भी खाली है, यानी चेयरमैन जो गो थे उनकी सीट पर अभी तक कोई भी नहीं बैठा है। मेनली जो ये हंटर एसोसिएशन है उसका कोई भी नया चेयरमैन है ही नहीं अभी तक। और ये लोग आज यही डिसाइड करने के लिए आए थे कि आखिरकार चेयरमैन का अगला सक्सेसर कौन होगा। तो ये लोग हंटर एसोसिएशन की जो चेयरमैन की पोस्ट खाली है उसके लिए कोई एक मेंबर ढूंढ रहे हैं। तो आज ये लोग इसी बातचीत को करने के लिए आए हैं कि आखिरकार किसको नेक्स्ट चेयरमैन बनाया जाए। ये लोग यहाँ पर यही बातें कर रहे होते हैं कि जैसा कि चेयरमैन एक एस रैंक के हंटर्स थे, साथ ही वो हंटर एसोसिएशन से काफी तरीकों से जुड़े हुए थे, काफी सारे सिंबॉलिक मीनिंग भी थे। और जैसा कि एसोसिएशन 5 ग्रेट गिल्ड को संभालता है और इतने बड़े इंसान को इस तरीके से खो देना, तो आखिरकार अब कौन होगा जो कि गिल्ड को कंट्रोल करेगा। तभी जो दूसरा मेंबर होता है वो कहता है कि तो तुम कहना चाहते हो कि जो अगला चेयरमैन होगा वो भी एक एस रैंक का हंटर ही होगा। अच्छा, तो तुम सजेस्ट कर रहे हो कि जो अगला चेयरमैन हो वो एक एस रैंक का हंटर हो। हालांकि जो हाई रैंक के हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन होते हैं, लेकिन हमको फिर भी थोड़ा संभल के रहना होगा अगर हम किसी आउटसाइडर को ला रहे हैं तो। हाँ, ये बात तो है। चलो ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितनी बातचीत की है इससे मैं तुमको एक बंदे को रिकमेंड करना चाहूंगा। तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा मिस्टर वू च्यूल को, हंटर एसोसिएशन का एक नया प्रेसिडेंट। अभी ये बात तो सुनकर मिस्टर च्यूल भी काफी हैरान होते हैं। वो तो कुछ मतलब बोल ही नहीं पा रहे होते, तो शॉक में चले गए होते हैं। क्या मेरे को नया प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है? वो कहते हैं कि व्हाट, मतलब क्या मतलब है इसका? लेकिन लेकिन मैं क्यों? तभी ये दूसरा मेंबर होता है वो मिस्टर च्यूल से कहता है कि हमको लगता है कि चीफ वू च्यूल, आप मिस्टर प्रेसिडेंट के काफी ज्यादा करीब थे और आपको काफी ज्यादा स्किल भी मिली होगी उनसे, और आपके पास काफी बेहतरीन कैपेबिलिटी भी है कि आप किस तरीके से हंटर्स को लीड करते हैं। कभी भी जरूरत होती है तो हंटर को डायरेक्टली कॉल करके उनको तुरंत ही एक्शन में ले आते हैं। हंटर्स आपकी बात मानते हैं। बेसिकली आपके अंदर एक लीडरशिप की भी खासियत है। तभी दूसरा मेंबर कहता है कि हाँ वैसे ये बात तो सही है, और हाँ वैसे भी ऐसा कोई लॉ तो नहीं है ना कि सिर्फ एस रैंक का हंटर ही प्रेसिडेंट बन सकता है, और बाकी सभी जो हंटर्स हैं वो भी बेहतरीन है। लेकिन इस समय मेरे को यहाँ तक लग रहा है कि जिस तरीके से मिस्टर च्यूल का इन्फ्लुएंस है बाकी सभी हंटर्स में, और वो जिस तरीके से एकदम निडर होकर कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो च्यूल ही सबसे परफेक्ट कैंडिडेट है इस चीज के लिए। मिस्टर च्यूल उन लोगों से कहते हैं, वैसे इतनी बड़ी पोजीशन के लिए मैं बेहतर नहीं हूँ, मैं काफी सारी चीजों में भी पीछे हूँ, और वैसे भी मेरे अलावा काफी सारे हाई रैंक के हंटर्स भी तो है ना, आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी अभी मैं काफी ज्यादा यंग हूँ और नया भी हूँ। वाइस प्रेसिडेंट की भी पोजीशन है। यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, बाकी सभी जो लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर भी तो काफी सारे लोग हैं जो कि इस पोजीशन के लिए अच्छे हैं। और वैसे भी क्या मैं मिस्टर गो की उस पोजीशन में बैठ कर वो कर पाऊंगा जो मिस्टर गो करा करते थे? तभी उनमें से जो मेंबर होता है वो कहता है कि मैं और बाकी सभी जो यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव हैं, मेंबर्स हैं, हम लोग में इतनी पावर नहीं है कि हम जो कोरिया के बाकी फोर्सेज हैं, बाकी हंटर्स हैं, उन सभी के आसपास घूमते हैं, उन सभी को कंट्रोल कर पाते हैं। हम लोगों सबसे बेहतरीन तो तुम ही कर पाते हो। साथ ही में तुम्हारा बाकी सभी जो बेहतरीन गिल्ड्स हैं उनसे काफी अच्छे कनेक्शंस भी हैं। और इन सब से ऊपर क्या तुम्हारा मिस्टर सांग जिनवू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है? जिस पे मिस्टर च्यूल उनका रिप्लाई देते हुए कहते हैं, हाँ हालांकि मैं हंटर सांग जिनवू से काफी बार मिलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानता हूँ कि असल में मिस्टर सांग जिनवू कहाँ पर है। वो तो अपने ही धुन में रहते हैं कहीं भी। तभी यहाँ पर जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, वैसे हम लोग फोर्सफुली तो इंस्पेक्टर वू च्यूल को इस डिसीजन को लेने के लिए मना तो सकते नहीं है। चलिए ठीक है इंस्पेक्टर वू च्यूल, आप अच्छे से इस पोजीशन के बारे में सोचिए कि आपको हमारा प्रपोजल कैसा लगा। ये डिसीजन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप हमारा इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये आपके ऊपर है। आप एक बार अच्छे से सोचिएगा इस चीज के बारे में। मिस्टर च्यूल उस चेयर की तरफ देखते हैं और फिर उन लोगों का रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि ठीक है। इस तरफ हम लोग देखते हैं स्कैवेंजर गिल्ड को। हाँ हाँ, थॉमस एंड्रे का गिल्ड। थॉमस एंड्रे अपनी असिस्टेंट के साथ अंडरग्राउंड में जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वैसे हम लोग को काफी ज्यादा समय हो गया अंडरग्राउंड में आए हुए ना, वैसे हम लोग आखिरी बार कब आए थे? तभी अंडरग्राउंड में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो थॉमस एंड्रे को देखते कहते हैं, क्या मास्टर मास्टर आप? थॉमस एंड्रे उन लोगों से कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं ही तो हूँ, तुम लोग इतना ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहे हो? आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। और फिर थॉमस एंड्रे अपना फिंगरप्रिंट लगाकर वहाँ का जो गेट होता है उसको ओपन करता है। उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि क्या सच में, क्या वैसे आपने सच में सोच लिया है ना कि आप उसको यही गिफ्ट देंगे? थॉमस एंड्रे उससे कहता है कि क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि वो इस गिफ्ट का हकदार है क्योंकि उसने मेरे को और मेरे मेंबर्स की जिंदगी को बख्शा है? उसकी असिस्टेंट कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और फिर थॉमस एंड्रे उस रूम का गेट खोलते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि वैसे तुमको क्या लगता है उसके पास ये स्किल्स नहीं है क्या एक हंटर के तौर पर इस चीज का इस्तेमाल कर पाने की? उसकी असिस्टेंट थोड़ा सा सोचती है
और फिर ये लोग उस रूम के अंदर चले जाते हैं। थॉमस एंड्रे मुस्कुराते हुए कहता है कि ऑसम, हमेशा से ऑसम। उसकी असिस्टेंट कहती है कि ये इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही है और मेरे को उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ये नंबर सेम रहेगा। थॉमस एंड्रे कहता है हाँ बिल्कुल। उसकी असिस्टेंट कहती है कि क्या तो फिर भी आप उसको ये देना चाहेंगे, जिसपे थॉमस एंड्रे मुस्कुराते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली यही तो रीजन है कि मैं उसको ये दे रहा हूँ। वैसे तुम इसको वेस्ट मत समझो, और वैसे भी वीपन यहाँ पे पड़े पड़े तो सड़ ही रहे थे ना, धूल खा रहे थे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं उन डैगर्स को, जो कि काफी ज्यादा शानदार और बेहतरीन लग रहा था। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि जिन्होंने ने लास्ट टाइम थॉमस एंड्रे के असिस्टेंट को बताया था कि उसको डैगर गिफ्ट में चाहिए अगर देना हो तो थॉमस एंड्रे के पास जो सबसे बेहतरीन, जो कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही डैगर है, वो एज अ गिफ्ट जिन्वू को देने वाला है। ये तो हम लोग को बाद में पता चलेगा कि आखिरकार इन डैगर्स की खासियत क्या है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।